हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्लोक शिक्षालय। स्वागत है आपका एक नई पहल में। यहाँ पर हम लोग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आज की डेट से पिछले एक साल यानी 2021 और 2022 की संपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। वीडियो को शेयर कर अपना प्यार अवश्य दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इसमें हम कुछ छोटी छोटी शॉर्ट टाइम में लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के रूप में इस बुक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी एग्जाम में 100% मार्क कन्फर्म करेगी। वीडियो को लास्ट सेकंड तक देखें और अंत में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहली आपकी न्यूज़ है कि 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश के नए जिले कितने बने हैं। तो 13 नए जिले बने हैं। अब टोटल जो जिलों की संख्या हो गई है आंध्र प्रदेश के वो कितनी हो गई है, 26 अब आंध्र प्रदेश में टोटल जिले हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है, आप याद रखेंगे। टोटल डिस्ट्रिक्ट 26 है और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 25 है। अगली आपकी इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है नागालैंड देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बनी है। तो आप लोग नाम नोट कर लेंगे, नागालैंड राज्य देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बना है। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं। आइए शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। तो 10 मार्च को जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। 5 राज्यों में वो 5 राज्य कौन कौन से थे। तो आपका पंजाब था, गोवा, उत्तराखंड और चौथा कौन सा था, मणिपुर था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य थे, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आया। और इसमें 15वीं पंजाब की बात करें तो 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 23 मार्च 2022 निर्धारित थी। इसके चलते 22 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। यहाँ पे पंजाब में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो 117 है। गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी यानी आपने ये 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में 92 सीटें हासिल कर विजय हासिल करी और पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। ठीक है, तो इन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली पंजाब में भगवंत मान ने। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्य संघ शासित क्षेत्रों जैसे दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गोवा में जो चुनाव हुए हैं, गोवा में 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी यानी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। और यहाँ पे जो सीएम बने वो कौन बने, दूसरे कार्यकाल के लिए प्रमोद सावंत बने। ये बीजेपी के हैं और ये गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की, ये आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, 70 है, 70 है। और यहाँ पे किसने जो शपथ ली है तो ये आपके बने हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, तो इसमें आपका आ जाता है मणिपुर। और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे मणिपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 60 है। और यहाँ पे जो सीएम बने वो कौन बने, एन बीरेन सिंह। ये भी लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु चुने गए और ये भी भाजपा के ही हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट स्टेट पे बात करते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव हुए वो 18वीं विधानसभा के लिए थे। 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में संपन्न हुए ये चुनाव। ये 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 14 मई 2022 में निर्धारित थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आप लोग ध्यान रखेंगे 403 है, 403 है, जिसमें 84 अनुसूचित जाति हैं और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3 मत प्रतिशत के साथ 403 में से आप लोग ये ध्यान रखेंगे 255 सीटें हासिल कर विजय प्राप्त करी। जहाँ पे साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने इतने मतों के अंतर से सीट जीती। ठीक है, और यहाँ पे यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। हरचंद्रपुर यानी रायबरेली से राहुल राजपूत ने इन्होंने और अंकित भारती ने, ये कहाँ से, गाजीपुर से, सैदपुर से विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, ये नाम पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। यहाँ पे बात करें तो जो 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यानी कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, यह भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये 18वीं विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चुने गए वो कौन है, योगी आदित्यनाथ। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, और ये है आपकी सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। डेट याद रख सकते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था, तो 8 अक्टूबर 2017 को। टीकाकरण ये कार्यक्रम से रिलेटेड है और टीकाकरण को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया था। और सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ, 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य। और इसी तरीके से इसके चरण लगातार आयोजित होते रहते हैं। और यहाँ पे 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। ये मिशन 3 राउंड्स में संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। इसमें और चीज़ें बताई गई हैं कि सार्वजनिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में इसका योगदान रहेगा। ये इसका फैक्टर रहेगा। कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी गति में तेजी लाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी मध्य प्रदेश की न्यूज़। गोवर्धन संयंत्र कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये इंदौर में स्टार्ट हुआ है। कब, 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ, इंदौर में
इंदौर गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। गोवर्धन संयंत्र स्टार्ट कहाँ हुआ? इंदौर में। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन लहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर यानी गार्बेज फ्री सिटीज़ के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पे आधारित है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी पर बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना को लागू करने के लिए जिसमें एक विशेष प्रयोजन वाहन यूज किया गया, वो कौन है? स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीएन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। ये आपकी है स्माइल योजना। स्माइल योजना इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये कब स्टार्ट हुई? 12 फरवरी को। कहाँ स्टार्ट हुई? दिल्ली में। कौन सी योजना? स्माइल योजना। इस योजना को सामाजिक किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना को 22 फरवरी को दिल्ली में लॉन्च किया। इतना याद रखेंगे आप लोग। इस योजना के तहत क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्माइल, ठीक है। आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इसके तहत इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्ति को व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की जाएगी। ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ लाभकारी कार्य करे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अटल सुरंग की बात करते हैं तो अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग बन गई है। ये राजमार्ग सुरंग 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन सी सुरंग शामिल हुई है? अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग। और ये इस सुरंग ने 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको सर्टिफाइड किया गया है। इस सुरंग का निर्माण बीआरओ द्वारा यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर लगभग। इसको 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है, ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल श्रृंखला रोहतांग दर्रा 3 अक्टूबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। लंबाई की बात करें 9.02 किलोमीटर एंड किसने निर्माण कराया? तो बीआरओ ने, सीमा सड़क संगठन। हाइट की बात करें तो 10,000 फीट या 3,000 मीटर कह सकते हैं। और ये इसकी जो ये पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये विश्व की पहली टनल है जो 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है इसमें। और यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर की कमी आई है। तो इस तरीके से अटल टनल के 4-5 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक और भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? श्री रामानुजाचार्य की। और ये इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। और इसका उद्घाटन 5 फरवरी को किया गया, ध्यान रखेंगे। यह प्रतिमा शमशाबाद कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्रवादी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित करने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा था। और इसी में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति का भी नाम दिया गया। और इसकी ऊंचाई आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें 54 फीट ऊंचे आधार भवन स्थापित हैं जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया। भद्रवेदी, इसमें 54 फीट ऊंचे आधार भवन है जिसको भद्रवेदी बोला गया, ठीक है। इस प्रतिमा में पंचलोह यानी 5 धातुओं से निर्मित है। 5 धातुएं कौन कौन सी हैं? स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ओके। तो ये आप लोग कुछ पॉइंट्स स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा यानी सिटिंग पोस्चर में ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस 216 फीट की हाइट पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में जानते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की मूर्ति है। और ये कितनी फीट ऊंची है? तो ये फीट है आपकी 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम क्या दिया जा रहा है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। और ये कहाँ है? राजस्थान के नाथद्वारा में, ठीक है। भगवान शिव की मूर्ति है। आगे स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं। तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? 16 नवंबर 2020 को किया गया था। और ये किसकी मूर्ति है? ये श्री जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेसर जी की मूर्ति है। और ये कहाँ स्थापित की गई है? इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, 151 इंच है। ये 8 धातुओं से निर्मित है, इसमें तांबा मुख्य घटक है। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये प्रतिमा पाली राजस्थान के जयपुरा में स्थित है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, कानपुर मेट्रो का शुभारंभ हुआ है। तो ये कब हुआ है उद्घाटन? 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रथम गलियारे का उद्घाटन, प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया गया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक का परिचालन किया जाएगा। और यह खंड कितना लंबा है? 9 किलोमीटर, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 28 दिसंबर 2021 को, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 32 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत यानी अंडरग्राउंड भी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम गलियारा जो बना है कानपुर मेट्रो का, तो ये बना है आपका आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक का, ठीक है। द्वितीय गलियारा है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक का। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग।
अब आगे बढ़ते हैं, बीना पन की बहुउत्पाद पाइपलाइन के बारे में जान लेते हैं। ये भी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया 28 दिसंबर को ही। बीना पन की जो बहुउत्पाद पाइपलाइन है ये कहाँ है? पन की उत्तर प्रदेश है और बीना मध्य प्रदेश है। तो ये बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। इस पाइपलाइन का संचालन याद रखेंगे आप लोग BPCL के द्वारा किया जाएगा। और इस पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर में जो पनकी है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे स्थित POL यानी पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स टर्मिनल द्वारा विस्तृत है। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है? 356 किलोमीटर है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की डिस्टेंस कवर करती है 283 किलोमीटर और MP की करती है 73 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और यह पाइपलाइन का जो डायमीटर है वो कितना है? 18 इंच है। ओके, तो आगे देखते हैं इससे जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन कौन से उनको बेनिफिट होगा। तो ललितपुर है आपका, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर, ये आपके इस पाइपलाइन से लाभ प्राप्त करेंगे। जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं? यथासागर और टीकमगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत लॉन्च किया गया है। इस रिपोर्ट का 4th एडिशन था जो 1920 जारी किया गया। एंड यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 24 संकेतक हैं इसमें, इस इंडेक्स में, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस इंडेक्स में जो टॉप पे रहे हैं वो बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये ध्यान रखेंगे, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं। अगली है आपकी हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं लॉन्च करी हैं, इनके बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये आपकी हैं, पहली आपकी रेणुका जी बांध परियोजना, दूसरी आपकी लोहरी चरण जल विद्युत परियोजनाएं पूछी जा सकती हैं, ये सारी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और तीसरी आपकी धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, चौथी आपकी सावड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना, पांचवीं आपकी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये पांचों परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी बताई? रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। और ये पांचों आपकी हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है, जिसका लॉन्च कब किया गया, लोकार्पण कब किया गया? 27 दिसंबर को 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी डिटेल से इतना नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, सुशासन सूचकांक 21-22, ये जो है 25 दिसंबर को आप जानते हैं सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। तो ये सुशासन दिवस पे ये सुशासन इंडेक्स भी स्टार्ट किया गया है और इसमें इसके अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। यह इस सूचकांक का कौन सा संस्करण था ये भी ध्यान रखेंगे। द्वितीय, इस सूचकांक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो 2019 में, और अभी ये सेकंड एडिशन है इसका। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू कश्मीर वर्तमान में जो यूटी है और उसके पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। बात करें इसके जो 10 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, किन किन फैक्टर के आधार पर सुशासन सूचकांक दिया जाता है वो बताया जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, इसके अलावा सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्याय एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रीय शासन। और इसमें जो है जो उत्तर प्रदेश का स्थान है ये कौन सा है? 5वां है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? तो ये 15 दिसंबर 2021 को मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, ध्यान रखेंगे, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। और इसका उद्देश्य महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 3 वर्षों की वृद्धि यानी 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को देखते हैं, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, 11 दिसंबर 2021 को मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई? बलरामपुर जिले में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलता उपयोग सुनिश्चित करना है। इसमें 5 नदियों जैसे कि घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया, इंटरलिंक किया गया है। यह परियोजना 3 चरणों में स्थापित की गई, कार्यान्वित की गई है और वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, महोबा में कुछ योजनाएं लॉन्च की गई हैं, इनको देख लेते हैं। तो 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें कौन कौन सी परियोजना शामिल है? आपकी अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध योजना, माझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना। और ये परियोजना कहाँ है? यूपी में लॉन्च की गई। इन परियोजनाओं में महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई संभव हो सकेगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण परियोजना है, ध्यान रखेंगे। अगली आपकी झांसी में कुछ परियोजनाएं लॉन्च करी गई। तो झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर का उद्घाटन किया गया, ये याद रखेंगे आप लोग। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत पे किया गया। इसमें सस्ती विद्युत एवं ग्रिड धारणा से दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया गया मोदी के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। तो इसमें ये 9 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई, जारी की गई। ये 9th एडिशन था इसका। इस रिपोर्ट में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों को 150 से अधिक ऊर्जा के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना जो लॉन्च हुई है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये NTPC के द्वारा दिसंबर में स्टार्ट की गई 2021 में। और यहाँ पे ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा
ये गठबंधन की घोषणा की गई। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री यानी आंध्र प्रदेश के में स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ ये स्थापित की गई। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा हाइड्रोजन चलित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है। और परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है उनके द्वारा नवीनीकरण विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन होगा।